बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम नम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की। मैं यहाँ से कोशिश जी करता हूँ शेयर करने की। मेरी स्क्रीन तो वैसे खुली हुई है। देख लेता हूँ जी, अगर यहाँ से। जब तक हमारी पीपीटी शेयर होती है, सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि क्लास की मर्यादा को वो बनाए रखें। अपने वीडियो को जरूर से वो ऑन रखें। जिन्होंने भी अभी तक अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, और प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी अभी सर ओपन नहीं हुई है। अच्छा, सर यदि प्रॉब्लम जा रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप का कर दीजिएगा, हम यहाँ से शेयर कर देंगे। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है। हो गया अब हो गया हो गया हो गया हो गया, शेयर हो चुका है, खुल गई है। हाँ नहीं, मतलब उस समय प्रबंधन की है ना, मेरे पास दो है तो मुझे वो थोड़ा चेक करना था कि कौन सी वाली मैंने आपको भेजी है। अ, आज वाली मैंने एडिट की है आज के लिए। एक ही मिनट। अच्छा, अभी दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी, अब दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, ठीक है। चलिए। हाँ, सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं शिक्षक मित्रों? जी बिल्कुल सर। धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लैपटॉप में ही थोड़ा चैलेंज है, वो स्लो चल रहा है। तो मैं फिलहाल आपसे बात करते हुए मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सॉरी नीरज जी, मैं आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं जी तब तक इन सभी से मुझे जो बात करनी है वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है। तो सभी शिक्षक मित्रों का स्वागत है। केआर सिंह जी कह रहे हैं कि मैं कोई वेडिंग इवेंट में हूँ। राम राजा जी जुड़ चुके हैं। अ, अ, ठीक है। और ठीक है। तो राम राजा जी है, नोकिया 21। आप जरूर अपना नाम कीजिए। आलिया खान जी है, दीप्ति जी, निकिता जी, प्रभु जी, केआर सिंह जी, लेवी जी, नीलम जी, अ, वैष्णवी जी, ज्योति जी, रुचि जी, आप सभी का स्वागत है। रश्मि जी, अमन जी, सीवी जी। खास तो मैंने जो कंटेंट तैयार किया था उसमें एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि जो कंटेंट मैंने तैयार किया है। एक मिनट, मैं
नीरज जी, मैंने है ना एक ऑलरेडी आपको शेयर कर ली है। आप ऐसा हो ना तो वही पीपीटी खोल दीजिए। जी सर। हाँ, धन्यवाद। ओके। ओके। दीपिका जी है, रानू जी है। वैसे थोड़ा सा समय हमारा मुश्किल में रहा है, खासकर टेक्निकल ग्लिच आने के कारण। समय प्रबंधन का एक पीपीटी अभी शेयर होगा, पर मैंने कुछ जो नोटिस किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। खासकर जिन लोगों ने पिछले सप्ताह जो भी नियत कार्य किया था, जो भी फीडबैक आप लोगों ने दिए थे, तो उसमें मैं ये देख पाया कि हम में से काफी सारे लोगों ने, मतलब सबसे पहले तो मैं सबको अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूँ कि हमने पिछले सप्ताह भी जो कार्यक्रम हुआ, खास करके टीएलएम का जो ध्यान हमें रखना है उसके हिसाब से, तो वो काफी अच्छे से हुआ और सब लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई है, बच्चों को इन्वॉल्व किया है, ये सबसे अच्छी बात है और मैं आप सभी को उसके लिए अभिनंदन देता हूँ। दूसरी एक बात, अ, वैसे आज थोड़ा सा दिक्कत इसलिए इसमें हुआ है क्यों, हम बात समय प्रबंधन की कर रहे हैं और आज टेक्निकल कारणों से हम समय के साथ थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी समय प्रबंधन की महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आज आपसे शेयर करेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन पे आप सभी को देख पा रहा हूँ। और जो अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हाँ नीरज जी, आप अच्छा, पीपीटी को थोड़ा अभी बंद कीजिएगा। मुझे सभी लोगों से बातचीत ही करनी है पहले। धन्यवाद। सारी स्क्रीन्स अगर सामने आ सके, मुझे आप उसमें रख सकते हैं। अ, धन्यवाद। तो अ, जो नियत कार्य हम लोगों ने किया है वो तो बहुत सही है। बहुत क्रिएटिवली किया है, बच्चों का भी पार्टिसिपेशन उसमें देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छा ये रहा कि हमने पिछली बार जो कंटेक्ट सेट किया था कि हम उन लोगों के बारे में जानकारी लेंगे जो लोग जिनको इस साल 2022 और 23 में पद्मश्री के लिए सम्मानित किया जाने वाला है, घोषित किए गए हैं। तो उसमें मैंने देखा कि कई सारे हमारे जो शिक्षक मित्र थे, उन सबने अच्छे से मेहनत भी की, कुछ अच्छी अच्छी जानकारी लाई, ऐसे ऐसे विशेष लोगों के बारे में जानकारी मिली जो शायद मुझे भी नहीं पता था कई लोगों के बारे में। तो उसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। मुझे कोई बता सकता है कि आपने अगर उन लोगों के बारे में पढ़ा तो वो पढ़कर क्या ख्याल आया होगा। खासकर एक दो कैरेक्टर ऐसे थे कि जो हमारे हम सब जानते थे, जैसे कि एक सचिन तेंदुलकर जी थे और दूसरा कपिल देव निखंज जी थे। तो उनके बारे में तो हमें पता है कि वो कैसे है, किस फील्ड से है, क्या काम किया है वो। बट बाकी सारे बहुत सारे लोग नए थे। तो हमारी हमारे जो शिक्षक मित्र यहाँ मौजूद है उसमें से कोई एक व्यक्ति कुछ उसके बारे में बताना चाहेगा कि ये प्रक्रिया कैसी रही और आपने किनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। हमारे शिक्षक मित्रों में से हम हैंड रेस करेंगे और बात करेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं हाँ या ना। हाँ, ठीक है। ओके। ठीक है रानू जी,
मैं मतलब मुझे खासकर ये बताना है कि ये सारे लोग जो हमने उस दिन आइडेंटिफाई किए, मतलब जो उनको सम्मानित किया गया है, उनके लिए जो उनके बारे में हमने जो रिसर्च किया, मैंने कुछ लोगों के नाम देखे। उसमें लवी जी थी, नंदिनी जी, इति जी, रश्मि जी, फिर सीवी जी थी, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे से उन लोगों के नाम रखे हैं, उनके बारे में ब्यौरा रखा है, उनकी जानकारी दी है, ताकि हमें पता चले कि ये लोग किस किस फील्ड से काम कर रहे हैं। अ, अच्छा, हेलो, मेरी आवाज ऑडिबल है नीरज जी? जी सर, आपकी हाँ आवाज हाँ, बराबर आ रही है। और ठीक साथ है। में मैं शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से चाहूंगा कि वह भी चैट बॉक्स के माध्यम से क्लियर करें कि आवाज उन्हें आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ जी, इति जी हाँ, ने बोला है कि आवाज आ रही है। और अभी धन्यवाद जो धन्यवाद। भी शिक्षकों ने अब वीडियो को ऑफ करके रखा है, तो प्लीज वो वीडियो को जरूर से ऑन करें। हमें बार बार इस मंच के माध्यम से बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी उपस्थिति 100% जरूर दें जी, ताकि हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। चलिए, बहुत अच्छा, काफी सारे शिक्षकों ने अपने वीडियो को ऑन किया है। जी हम्म, सर, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद धन्यवाद नीरज जी। तो जिन जिन लोगों के बारे में, अब ये सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पद्मश्री और ये मिला है, तो आप अगर और डिटेल में जाएंगे, मैं मानता ही हूँ कि हम कुछ लोगों ने उसके ऊपर पढ़ा है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है, बट ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपना करियर जो है, या फिर अपना जो एकेडमिक है, तो एकेडमिक के साथ साथ उनको जो रुचि थी, वो रुचि के अनुसार उन लोगों ने अपने अपने कार्य को हमेशा के लिए चालू रखा। और वो कार्य को करते 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 वो कार्य इतना विराट हो गया, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा कार्य वो करते रहे करते रहे करते रहे, और वो क्षेत्र में वो इतना विराट हो गया कि कई सारे लोगों को उसका लाभ मिलने लगा। कई सारे लोग उनसे उनके शिष्य बने, सीखने लगे, चाहे, और आपने ज्यादातर देखा होगा जो भी नाम भेजे थे, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है, वो आर्ट के फील्ड में से थे। कुछ लोग सोशल सर्विसेज के फील्ड में से थे, कुछ लोग अपने क्षेत्र में प्रोफेसर, पढ़ाने के फील्ड में थे। तो ये ऐसा ये मतलब ये सम्मान उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में बहुत रुचि रखते हैं, और रोज थोड़ा 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 इकट्ठा करके उसमें हमेशा अपना योगदान देते जाते हैं। तो मैं क्यों इन लोगों की आज आपसे बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए आप लोगों को उन लोगों की बात आज कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपनी रुचि को पहचानते हुए अपने समय का इस तरह से प्रबंधन किया कि वो होते होते, धीरे धीरे होते होते वो इस तरह से हो गया कि उनका पूरा जो लक्ष्य जो है जीवन का, वो उसकी रुचि और वो कार्य ही बन गया। बट वो समय का प्रबंधन, मतलब समय का उपयोग इस तरह से किया कि ताकि वो जो करना चाहते हैं वो पूरी तरह से करें। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई होगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो लोग जो काम करना चाहते थे उसके लिए बहुत आसान था, या फिर परिवार से सपोर्ट मिला नहीं मिला, राइट, समाज से सपोर्ट मिला नहीं मिला, बहुत सारी उच नीच ऊपर नीचे हुआ होगा, कठिनाई आई होगी, बट फिर भी उन्होंने अपने सारे कार्यों के साथ साथ इन कार्यों के ऊपर भी फोकस किया जो उनका लक्ष्य था। हमने पिछली बार देखा था लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति, और उसमें भी हमने बहुत अच्छी बात की थी, और ये मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी रुचि को अपना लक्ष्य बनाया, और ऐसा उस मुकाम तक पहुंचे कि पूरा विश्व आज देख रहा है कि भारत के ये सम्मानित लोग हैं। और यहाँ मुझे सुन रहे हमारी जन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़े हुए सारे शिक्षक मित्र जो है, हमें पता नहीं है कब उठ के कुछ सालों बाद ऐसा आ जाए कि भाई हमारे ही साथ जुड़े हुए लोगों में से किसी को ये पद मिले, ठीक है, ये सम्मान मिले। और ये मुमकिन ही है, ये हो ही सकता है अगर हम तय करें तो। हमें अपनी रुचि को जानना है, पहचानना है, उसका लक्ष्य बनाना है, और फिर लग जाना है। तो ये काम जब हम करेंगे,
है ना? तो उसमें समय का उपयोग होना बहुत जरूरी है। नीरज जी, वो समय प्रबंधन की पहली स्लाइड आप जरा शेयर करेंगे हमारे शिक्षक मित्रों के साथ। ठीक है, तब तक मेरा आप सबसे एक सवाल है कि अ, अ, जल्दी से हमें चैट बॉक्स के माध्यम से लिख देना है कि हम दिन में, एक दिन में कितनी तरह के कार्य करते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से सभी को फटाफट अगली 2 मिनट में लिखना है कि दिन में, एक दिन में हम कितनी तरह के कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। चलिए, बरोबर याद करते हुए आपको वो कार्य की एक सूची चैट बॉक्स के माध्यम से लिखनी है। धन्यवाद नीरज जी। हाँ, तब तक हमें ये टास्क कंप्लीट करना है सभी शिक्षक मित्रों को कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक, हम्म, जब तक हम सोते हैं तो कितनी तरह के कार्य हम लोग करते हैं। चलिए, मैं देख रहा हूं कि कौन सबसे पहले चैट बॉक्स में लिख रहा है। हाँ, राम राजा जी, अनेक जो लिखा है ना, मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा लिस्ट आउट करें। मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो भी लग रहा है आपको, छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे एक एक शब्द में, तो आप तय कर, हम देख पाएंगे कि दिन में हम कितने काम करते हैं, और सबका अपना अपना देखने का नजरिया भी होगा। हाँ, अभी, हाँ नीरज जी, अभी स्लाइड तो यही रहने दीजिए, मैं वो चैट बॉक्स के माध्यम से थोड़ा देखता हूँ। 8 से 10 काम, ओके लवी जी, बढ़िया। हम्म, ठीक है। चलिए, 7 से 9 काम लिखा है निकिता जी। अभी मतलब हम कितने तरह के कार्य करते हैं, ठीक है, और ये सारे कार्य जो होते हैं, तो हम क्या, हम इसको हमारी जिंदगी का एक भाग है उसी तरह से समझते हुए करते हैं, है ना? अ, चलिए, ऋषि जी ने भी लिखा है 5 से 6। मैं, मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, तो हम सुबह से उठते हुए और रात को सोने तक हम बहुत सारे काम करते हैं। हम वो काम की कभी गिनती नहीं करते हैं, या फिर काम को हम नोट नहीं करते हैं कि कितनी तरह के काम होते हैं। तो मैं मैं इस तरह से आपसे बात कर रहा हूं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि उस समय, मतलब मेरे काम को, आगे वाले काम को आसान करे, उसके लिए होते हैं। बरोबर है आलिया जी, काम नहीं किए, बहुत बहुत सारे काम करते हैं। अ, आगे वाले काम को आसान करने के लिए काम हो सकते हैं, बहुत सही बात। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी काम हम कर रहे हैं, उसमें से क्या हम उस काम को देखकर ये तय कर सकते हैं कि भाई मैं इतने सारे काम हम कर रहे हैं, उसमें से सबसे जरूरी काम कौन सा है, या फिर बाद में करें ऐसा काम कौन सा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो काम कर रहे हैं उसमें से बहुत सारा समय जो है वो इस तरह से जा रहा हो कि वो काम हम आज नहीं करते और कभी कर लेते तो भी चलता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार काम तो, मतलब वो काम हो गया और हम उसको काम ना समझते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल जो मेरी नजर में, और हम जो स्कूल में जाते हैं वहां पे मैं देखता हूँ ना, तो हमारे हाथ में एक बार मोबाइल आ जाता है, तो मोबाइल
पे मोबाइल हाथ में आ गया और फिर उसको देखना, उसमें हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और हम उसको काम की तरह से नहीं देखते। वो काम नहीं है, वो तो ऐसे ही हाथ में आ गया, देख लिया और देखते-देखते अंदर चले गए, पता भी नहीं चला कितना समय उसमें निकल जाता है। नीरज जी, पहली स्लाइड शेयर करेंगे आप? नहीं, पहली मतलब नीचे जाने दीजिए। हाँ, हाँ, और नीचे। हाँ, और नीचे। सभी मित्रों को अपने-अपने आश्रम का नाम तो लिखना ही है। नियत कार्य के बारे में मैंने अभी आपसे बात की है कि जिन लोगों ने नियत कार्य किया है, जिन-जिन लोगों के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा किया है और मैं उन्हीं लोगों के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा और आगे ले जाएँगे, पहली स्लाइड पे, नीरज भाई? हाँ, और आगे, और भी आगे। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, और आगे। हाँ, बस। है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भई हमें पहले समय प्रबंधन को समझना है। हम पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हैं, बट वो जो काम करते हैं ना, उसके ऊपर हम गौर नहीं करते हैं कि वो काम किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है और हमें ये अभी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। कुछ काम हमारे खुद के लिए होते हैं, कुछ काम हमारे घर के लिए होते हैं, कुछ काम पर्सनल होते हैं, कुछ काम हमारे व्यावसायिक होते हैं, कुछ काम हमारे समाज के लिए होते हैं और बहुत सारे काम पूरे दिन में चलते रहते हैं, पर हम नोट नहीं करते हैं। और होता क्या है कि कई बार हम बहुत सारा काम करते हुए भी फिर क्या लगता है कि काम तो इतना किया, बट फिर भी रात को जब हम सोते हैं या फिर जब अपने बारे में सोचते हैं तो थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपने जीवन के लिए संतोष नहीं है, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे आनंद नहीं है और मेरा समय इतना काम करते हुए भी जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो हमने अ, अगर हम समय प्रबंधन को समझे तो होता क्या है कि समय कभी गुजरता नहीं है, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है इसलिए। मतलब कि हम देखते हैं कि इतना सारा काम हम कर लेते हैं और मैं ऐसा देखता हूँ मेरे घर में, परिवार में, मेरे रिलेटिव्स में, सब में, मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो होती है ना वो पूरा दिन मतलब बहुत सारा काम करती है और पूरा लगातार 1 वीक, 2 वीक, पूरा महीना अगर देखे ना तो सबसे ज्यादा काम वो करते हैं और वो काम करते हुए भी उनको जो काम करने का आनंद, संतोष या वो फिर अपने जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। और दूसरी एक बात ये है कि उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि भई इतना होते हुए भी हम हम जो चाहते हैं उस क्षेत्र में या फिर हमें जो मिलना चाहिए वैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसका एक कारण ऐसा होता है कि अ, एक ज़िम्मेदारी का भाग होता है हमारा काम करना, अच्छी बात है, वो करना ही चाहिए। बट ज़िम्मेदारी के साथ-साथ हमने अपनी रुचि के अनुसार अपने समय का प्लान नहीं किया है कि भई मैं अपनी रुचि के लिए भी समय निकालूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकालूँ, मैं अपने व्यवसाय के लिए भी समय निकालूँ, जिसमें मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए भी समय निकालूँ। जब समय नहीं निकलता है, तो क्या हो जाता है कि हाँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकती, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो निभानी है और वो निभाने के साथ-साथ मुझे अपने लक्ष्य के लिए समय देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और जब तक हमें वैज्ञानिक तरीके से उसकी समझ नहीं आती है, तो हम अपने आप को कैसा मानते हैं? हम फँसे हुए हैं, राइट? तो आपने अभी भले ऐसे लिखा कि मैंने 10 काम गिने, मैंने 12 काम गिने, मैंने 15 काम किए। आप मैं कम से कम ऐसा मानता हूँ कि अगर आप एक बार सोच के बैठोगे और पूरा 1 वीक का ब्यौरा तय करोगे ना, तो आप देख पाएँगे कि दिन में आप 30 से 40 काम करते हैं। छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े काम। और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम इतना काम कर लेते हैं। फिर आप 1 वीक का पूरा ब्यौरा निकाल के देखोगे कि ये रोज का 30-40 काम हो रहा है, उसमें मैंने अपने लिए क्या किया? तो आप देख पाओगे कि हाँ, मुझे जिस क्षेत्र में जाना चाहिए था उसमें तो नहीं किया। हाँ, कुछ काम ज़िम्मेदारियों के हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो तो करना ही है क्योंकि सोसाइटी का, परिवार का एक भाग है हम सब। उसके अलावा भी जो काम होते हैं, है ना? तो हम ये भी देख पाएँगे कि बहुत सारा काम ऐसा है कि जो उस समय नहीं करते या फिर ऐसा लगता है कि अरे, अरे, अरे! ये तो टाइम पास हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। जब हम 1 वीक का ब्यौरा करेंगे तो ऐसा पता चलेगा। हम कभी उसकी काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। दिन में रोज़ जब भी थोड़ा मौका मिला हाथ में मोबाइल लिया, देख लिया ऐसे, है ना?
बट देख लिया, हो गया, फिर वापस काम में लग गए, फिर थोड़ी देर हुई, मोबाइल देख लिया। अब होता क्या है कि ये पूरे दिन में कितनी बार होता है, अगर ये मैं पूरे एक वीक का ब्यौरा निकालूं तो मुझे पता चलेगा कि अरे मैंने तो कितना टाइम इसमें दे दिया है। उसके बाद तुरंत हमारा ध्यान जाता है कि हाँ, मोबाइल जो है वो मेरे काम को आसान बनाने के लिए, ये हमें समझ बनानी है। तो समय का प्रबंधन जो है ना, वो कभी बाहर नहीं है। समय का जो भी प्रबंधन है वो हमारे अंदर, मतलब समय के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो क्या है, स्वयं। अब हमने पिछली बार लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति में जो हमने बात की थी कि मानवी के पास क्या उपलब्ध है, मानवी क्या है, तो मानवी किससे बना हुआ है, तो समय और ऊर्जा, और वो सीमित है। हमारे पास जीवन में समय है और हमारे पास जीवन में काम करने के लिए शक्ति है। ये दो ईश्वर ने सभी लोगों को पूरे विश्व में दिया है, भगवान ने। तो समय और ऊर्जा का अगर उपयोग हम उसको पहचान के एक दिशा में नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो समय और ऊर्जा जो है वो उस तरह से बह जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो समय प्रबंधन करना मतलब स्वयं का प्रबंधन करना, खुद का प्रबंधन करना। और खुद का प्रबंधन करना मतलब क्या, खुद के कामों को समझना। मैं इसीलिए बताया 40-50 जो भी काम कर रहे हैं, अरे कितने काम ऐसे हैं जो मैं आज नहीं करता, फिर कभी करता तो भी चल सकता था। या फिर कई काम ऐसे हैं कि जो मुझे अपने आप को, ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार जोड़ कर करने थे, वो मैंने नहीं किए। तो ये सोचना हम सबके लिए जरूरी है। तो स्वयं का प्रबंधन मतलब क्या, स्वयं का प्रबंधन मतलब स्वयं को पहले समझना। हमने पहले पहले जो हमारा पहले जो हमारा सेमिनार हुआ था, वेबिनार आत्मविश्वास से स्व-विकास, उसमें हमने एक 4 बातें देखी थी। हमारा कौशल, हमारी रुचि, मतलब हमारा शौक, हमारे गुण, और जिसके लिए लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। तो ये 4 बातें देखी थी। अगर ये 4 बातों को देखते हुए हम अपने सपनों के ऊपर काम करते हैं, हमारा एक समय प्रबंधन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोई निश्चित समय में, निश्चित काल में हम कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। जो लोग समय का महत्व समझते हैं, स्वयं के सपनों को तैयार करने के लिए, मतलब हासिल करने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग समय प्रबंधन करते हैं। एक निश्चित काल में वो लक्ष्य को पाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। चलिए, मेरा एक आप लोगों से सवाल है, सबसे पहला। हाँ, अ, अच्छा, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है नीरज जी, शिक्षक जी मित्रों? सर। जी हाँ, जी। हाँ, तो मेरा सवाल आप सभी से ये है, धन्यवाद दीप्ति जी। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आप ये बताइए कि अ, एफिल टावर जो है वो कहाँ पे है? शिक्षक मित्रों, मेरा सवाल ये है कि एफिल टावर जो है वो कहाँ पे है? जिसको भी मालूम हो वो चैट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हैंड रेस करके बताएगा तो बहुत हाँ, अच्छा है। ये निकिता जी ने हाँ, बताया है। निकिता जी बहुत बढ़िया, पेरिस। चलिए, बहुत अच्छा। अभी दूसरा एक सवाल पूछता हूँ, नीरज जी मुझे थोड़ा सा आप पीपीटी ऑफ करके मुझे वीडियो कनेक्ट करवाइए डायरेक्ट, सबसे जी जी। सबके साथ बात करते हुए। हाँ, धन्यवाद। अ, सबकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ऑल व्यू ऑल करके? हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, शिक्षक मित्रों? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। सर, शायद न्यूयॉर्क। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
और सरदार पटेल स्टेच्यू सर वो ये गुजरात में है। अरे वाह अमन जी, बहुत बढ़िया, वो गुजरात में है, बहुत अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए, ओके, आप मुझे ये बताइए कि ये जितने भी मैंने 3 क्षेत्र की बात की, और भी मैं बहुत बात कर सकता हूं, बट हम अभी ये 3 के ही उदाहरण लेते हैं। तो ये जो तीनों, एफिल टावर हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो, या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, तो क्या ये कितनी बार बनी हुई है? कितनी बार बनी हुई है शिक्षक मित्रों? पूरी दुनिया में कितनी बार बने हैं ये? कोई गैस कर सकता है, बता सकता है? कितनी बार बनी हुई है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया में कितनी है? एफिल टावर कितनी है? और ये कितनी बार बनाई गई? अमन जी कह रहे हैं एक बार। ओके अमन जी, और बाकी सारे शिक्षक मित्र कितनी बार बनी हुई है? और कोई? ओके लवी जी एक बार, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो बने हुए हैं ये 3 बार बने हुए हैं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? शिक्षक मित्रों, क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? हाँ, हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ कि ये 3 बार बनी हुई है, आप बता रहे हैं 1 बार बनी हुई है, तो मैं सर तो आपके जवाब को ठुकरा रहा हूँ। हाँ बताइए। सर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ना, वो अभी तक हाँ न्यूयॉर्क में ही सुना है, उसको न्यूयॉर्क में ही देखा, इसके अलावा तो कहीं पे उसको ना सुनने को मिला ना देखने को, तो सर शायद एक ही बार बनी है। अच्छा ओके ठीक है। बढ़िया रुचि जी, आपने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। रुचि जी के अलावा और कोई व्यक्ति है जो कहना चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ कि ये 3 बार बनी हुई है, मैं बता सकता हूँ कहाँ पे। चलिए, और कोई? लवी जी, अमन जी, केआर सिंह जी, रश्मि जी? ठीक है। अ, सब यानी मैं बोल रहा हूँ तो सब मान रहे हैं, ऐसा है ना? क्योंकि सर ने बोला है तो मानना तो जरूरी है, ऐसा है क्या? क्या आप मेरा विरोध नहीं कर सकते हैं या फिर मुझे काउंटर नहीं कर सकते हैं? जी सभी रिप्लाई दें अपना अनम्यूट करके अपने आप के लिए, या फिर सर की बात माने। मतलब आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो यही समझें कि ये सब चीजें 3 3 बार बनी हुई हैं। मतलब यही है ना, आप मान लेते हैं, ऐसा है? प्रभु जी सर कह ऐसा रहे हैं एक ही बार पता है। हाँ एक ही बार। हाँ रश्मि जी बोलिए। सर ऐसा नहीं है, जैसे कि आगरा का ताजमहल है वो प्रसिद्ध किस लिए है? क्योंकि वो एक है। इसी प्रकार से सर ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये एक है, और वो चीज सुप्रसिद्ध होती है जो कि खुद के लिए जानी जाती है। जैसे कि लाल किला, सर वो एक ही है, हाँ इंडिया की एक ही है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। अगर वो एक 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 चीज अगर 2 बार या 3 बार हो तो उससे मतलब सर उतना सुप्रसिद्ध नहीं होती। तो ये सर एक ही है। चलिए, मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने जवाब भी दिया, मैं चैट बॉक्स के द्वारा रश्मि जी ने भी बात की। तो मेरा ये कहना है आप लोगों को कि हाँ आप ये बता रहे हैं कि लाल किला एक है, आगरा का ताजमहल एक है, पर मैं ये कहता हूँ कि वो बना 3 बार, भले दिखता एक है। क्या आप मेरी ये बात मानते हैं? सर फ्रेंच समझ में नहीं आ रहा कैसा बना 3 बार है। अरे रश्मि जी, वो सही में 3 बार बना है, क्या कोई मुझे काउंटर कर सकता है?
3 बार बना है सर, मतलब उसको बनाने में टाइम लगा, आप उस टाइम के हिसाब से बोल रहे हैं कि वो 3 बार बना है। हाँ रुचि जी, आप तो ने प्रयास अच्छा किया है, बट आंसर आपका सही नहीं है। और कोई? अमन जी, केआर सिंह जी, प्रभु जी? वो जी सर सर। 3 बार रिपेयर हुआ हो। हाँ आलिया जी बोलिए। सर मतलब 3 बार उसमें रिपेयर वगैरह कुछ किया गया हो 3 ओके, रिपेयर की बात आई, ठीक है। रानू जी? हाँ रानू जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, हम आपकी 3 आवाज बार कट रही है। बनने को इस प्रकार से देख सकते हाँ 3 बार। हैं। सर पहली बार उसकी नींव रखी गई। सर पहले हम उसको नींव के रूप में देखेंगे। दूसरी बार वो अंग्रेजों ने अपने समय में एक बनाया उस पे। फिर सर हमारे समय में हम लोगों ने उस पे राज किया, तो हमने अपने लिए बनाया उसको कार्यालय। बरोबर। इस प्रकार से हम उसका 3 बार जन्म बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। मुझे बहुत अच्छा रानू जी, अब सब लोग प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से और अपनी बात भी रख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 बार कैसे बना है। तो पहले हम चलो, अभी जैसे कि रश्मि जी ने ताजमहल की बात की है, तो हम पहले ताजमहल की बात कर ले। तो आप पहले ये सोचिए कि जो यमुना नदी है, तो यमुना नदी के किनारे पे जब ताजमहल नहीं था, तो वो पहले जंगल होगा या खुली जमीन होगी, ठीक है, या फिर कोई उद्यान, मतलब कुछ पेड़ होंगे, ऐसा कुछ होगा, घास होगा, कोई खेत होगा। तो सबसे पहले जो ताजमहल बना ना, तो सबसे पहले वो ताजमहल वो किसी के दिमाग में बना, चाहे वो शाहजहां हो, ठीक है। उसने कल्पनाओं में देखा होगा कि भाई ऐसी एक जगह है, उस जगह का मैं उपयोग करते हुए वहां पे कुछ ऐसी रचना करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के लिए वो एक आश्चर्य हो जाए। तो सबसे पहला ताजमहल तो यहाँ दिमाग में बना, ठीक है। सही, सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी सर। जी सर, बिल्कुल। है ना? जी सर। सबसे पहले दिमाग में बनता है। तो आप लोगों ने, है ना, फिर जैसे ही वो ताजमहल अंदर बन गया, अंदर डिजाइन बन गई, अंदर मन भर गया कि हाँ हाँ मुझे ऐसा 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 बनाना है, चारों तरफ से एक जैसा दिखे, उसमें मार्बल लगा हो, उसके आसपास उद्यान हो, उसमें फव्वारे हो, और ये इस तरह से वो दिखेगा, तो पूरा मन भर के देख लिया। उसके बाद उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को बुलाया और बोला कि भाई मुझे ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है और ऐसा मुझे कुछ जमीन पे उतारना है, तो बताओ क्या करें। तो फिर आर्किटेक्चर ने क्या किया, उसने वो ताजमहल की छोटी सी एक कृति बनाई, एक मॉडल बनाया। तो वो कौन सा हुआ? वो दूसरी बार हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। है ना? और वो मॉडल के हिसाब से फिर सारे कारीगरों ने मिलके वो जमीन पे के ऊपर वो काम तैयार किया। वो हुआ तीसरी बार। तो हर जो चीज आविष्कार लेती है ना, वो 3 बार। तो उसमें मतलब ये सबको क्लियर हो रहा है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कितनी बार बनी है? जी 3 सर। बार। 3 बार। चलिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितनी बार बनी है? 3 बार। 3 बार। एफिल टावर कितनी बार बना है? 3 बार। एग्जैक्टली। तो सारी, इवन आप मान के चलिए कि आप अपने जीवन में आगे जाके किसी कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि प्रिंसिपल बनने का जो सपना है ना, वो तो आज आपने बैठे बैठे ये जैन शिक्षा समृद्धि के कार्यक्रम में ही देख लिया है। तो मन में तो वो सपना जो है ना, जो आप बनना चाहते हो, वो पहले मन में देख लिया है। तो मन में तो तैयारी हो गई है। अब दूसरा हम क्या करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं। तो समय प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, स्वयं प्रबंधन की हम जब बात करते हैं, तो ये जो रूपरेखा बनाते हैं ना, वो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने अपने लिए जो भी सपना देखा हो, आपकी जो भी रुचि हो, आप जो भी जीवन में पाना चाहते हो, चाहे एक शिक्षक के स्तर पे, चाहे एक नागरिक के स्तर पे, चाहे परिवार के लिए,
चाहे अपने लग्न जीवन में जो भी पाना चाहते हो, तो उसको पहले मन से चाहना पड़ता है, और चाहने के बाद प्रबंधन, वो चाहत जो है उसको पूरा करने के लिए स्वयं का प्रबंधन कैसे करते हैं वो हमें करना पड़ता है। और वो स्वयं का प्रबंधन जब हम करते हैं, समय का पालन करते हैं, फिर उस हिसाब से हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? हेलो? यस सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने मन से पहले वो जगह देखूं, वो जगह पालूं जहां मैं जाना चाहता हूं, जहां जीना चाहता हूं, फिर मैं रूपरेखा तैयार करूं। तो हर चीज दुनिया में 3 बार आविष्कार रहती है। जिन लोगों के सपने हैं वो लोग स्वयं प्रबंधन करते हैं, समय प्रबंधन करते हैं। और जिन लोगों के सपने नहीं होते या फिर उनको पता नहीं होता ये विज्ञान का, तो क्या होता है, उनका समय ऐसे ही बह जाता है, मतलब समय जीवन से गुजर जाता है, ऊर्जा व्यस्त हो जाता, ऊर्जा का बिखराव हो जाता है, ऊर्जा का सही रूप में उपयोग नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है बहुत। तो मैं पहले मन से तैयार हो जाऊं कि मुझे करना क्या है, पाना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तभी समय प्रबंधन सबसे ज्यादा उपयोगी है। पहुंची मेरी बात शिक्षक मित्रों आप सभी को? जी सर बिल्कुल। बढ़िया, धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नीरज जी वो स्लाइड आप शेयर करेंगे? नीरज जी मेरी बात पहुंच रही है? जी बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। तो अब हमारा समय किस तरह से जाता है, मैं अगली जो स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो उस संदर्भ में मैंने आगे भी आपसे बात तो की है, पर आज थोड़ा डिटेल में उसको, उसमें किस तरह के कार्य होते हैं वो देखने के लिए हम इस स्लाइड को देख रहे हैं, और फिर हम आगे की स्लाइड पे जाएंगे। नीरज जी प्लीज शेयर कीजिए। तो दिन में जितने भी काम होते हैं, नीरज जी शेयर करते हैं तब तक हम बात कर लेते हैं। दिन में जितने भी काम होते हैं तो उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो दौड़ाने वाले होते हैं, मतलब आग लगी और कुआं खोदा, और ऐसे कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना रह गया, ठीक है, जैसे कि समय पे बस जो आ रही है उससे 5 मिनट या 3 मिनट पहले घर से निकले तो बस पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे काम जिसको हमें करना जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगत्य का मतलब महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है, तो उसको उसको पूरा करना ही पड़ता है, और नहीं करते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, ठीक है, या फिर हम चूक जाते हैं। हाँ, आगे, तो और आगे, और आगे, हाँ, हाँ, चलिए, अ, अ, ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले मतलब भूमिकाएं स्पष्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, ठीक है, फिर हम शेड्यूलिंग करते हैं। तो मैंने अभी आपको जो बात की, अ, 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 मैं चारों श्रेणी की बात कर रहा था जो हमने दूसरे या पहले सेमिनार वेबिनार में बात की थी, बट उसी श्रेणी को हम किस तरह से देख सकते हैं वो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। स्वयं प्रबंधक कैसे बने उसकी बात करते हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया कि हम सबकी कुछ ना कुछ भूमिकाएं होती है, जैसे कि आप किसी की बहन है, आप नागरिक है, आप शिक्षक है, आप किसी की फ्रेंड है, आप किसी की बहू है, ठीक है, आप किसी की माता है, तो आप सोचिए कि हम हमारी एक व्यक्ति की भी कितनी सारी भूमिकाएं होती है, हाँ या ना? और मैंने अभी 6 भूमिकाएं बताई, उससे अलावा भी भूमिका हो सकती है, कोई बता सकता है? रोल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक इंसान के अलावा भी बहुत सारे रोल निभाते हैं। हाँ, तो मैंने मैंने 6 तो अभी मैंने बताई है, उसके अलावा क्या रोल हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप खुद एक स्त्री है, आप नागरिक है, आप किसी की बहू है, किसी की बेटी है, टीचर, स्टूडेंट्स, वेरी गुड सीवी जी। और और क्या हो सकते हैं? फ्रेंड है, शिक्षक है, स्टूडेंट्स है, छात्रा है, राइट? तो हम सबकी इतनी इतनी भूमिका हो सकती है। अब हर भूमिका के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। छात्र के लक्ष्य क्या होते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना,
शिक्षक के लक्ष्य क्या हो सकते हैं कि भाई मैं किसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो मैं छात्रा हूँ, बट मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक के मेरे लक्ष्य अलग हो सकते हैं। और फ्रेंड, तो मेरे फ्रेंड की जो मैं अपने फ्रेंड की कदर करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड की केयर करती हूँ, तो फ्रेंड के लिए मेरे कुछ लक्ष्य हो सकते हैं कि भाई हमें अपनी फ्रेंडशिप में ये पाना है। मैं बहू हूँ, तो बहू के लिए कुछ घर के काम हो सकते हैं, कुछ लक्ष्य हो सकते हैं कि बहू के रूप में मुझे ये पाना है। बहुत अच्छा है जी। सिस्टर हूँ, बहन के रूप में मेरे भाई के लिए मेरे ये लक्ष्य हो सकते हैं। तो होता क्या है, मैंने अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर ली और हर भूमिका का एक एक लक्ष्य होता है। जैसे कि भाई क्या करता है कि भाई इस राखी के ऊपर मैं मेरी बहन को ये गिफ्ट करूंगा, वो एक छोटा सा लक्ष्य वो बनाता है। छात्र क्या करता है कि भाई मैं मेरी एग्जाम ये है तो मैं इतने मार्क्स उसमें लाऊंगा, ये लक्ष्य हो सकता है। बहू का लक्ष्य ऐसा हो सकता है कि मैं अपने घर को, जिस नए घर में मैं गई हूँ तो वो घर को मैं अच्छे से सजाऊंगी, उसको अच्छे से मैनेज करूंगी, साफ रखूंगी, मेरी मेरी जो सोच है उसके हिसाब से उसमें बदलाव लाऊंगी, तो वो लक्ष्य हो सकता है। पहुंच रही मेरी बात? यस और नो? जी सर, बिल्कुल। बढ़िया। तो हमें अपनी भूमिकाएं सारी स्पष्ट करनी है कि मेरी क्या क्या भूमिकाएं हैं और हर भूमिका के लक्ष्य क्या क्या होता है। हम चाहते ही है कि हमारी हर भूमिका में हमारा प्रदर्शन सबसे बेस्ट हो, सबसे श्रेष्ठ हो। हम सब चाहते हैं मन से, पर उसमें हम क्या होता है कि हम वो सब निभाते भी है, बट कई बार क्या होता है हम चूक जाते हैं क्योंकि हमने लक्ष्य तय नहीं किया होता है कि हमें हमारे उस संबंध का लक्ष्य हमने क्या रखा है, हम क्या पाना चाहते हैं। तो भूमिकाएं स्पष्ट हो गई, फिर लक्ष्य स्पष्ट हो गए। अब लक्ष्य जैसे ही स्पष्ट होते हैं ना तो हम शेड्यूलिंग करते हैं। अब जैसे कि ऐसा है कि भाई आप अपने फ्रेंड्स को तो बहुत चाहते हैं कि यार फ्रेंड से रोज बातें हो, बट आपका काम इतना है कि फ्रेंड के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो हम क्या करते हैं कि भाई पूरे वीक का एक कैलेंडर बना के बैठते हैं, सोमवार से लेके रविवार तक। तो सोमवार, मंडे, तो मंडे स्कूल में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद घर पे आके काम करना है, फिर कुछ पेपर तैयार करने हैं, ट्यूशन के कुछ बच्चे आते हैं तो उनको पढ़ाना है। तो पूरा दिन इस तरह से निकल जाता है। तो हमें क्या करना है कि एक सप्ताह का पूरा कैलेंडर हमारी आंखों के सामने लेके बैठना है और वो कैलेंडर को देखते हुए हमें सप्ताह में कौन से दिन क्या काम हम करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे दूर का एक फ्रेंड है जिससे बहुत कम बात हुई है, तो मैं लिख देता हूँ कि मैं शुक्रवार शाम को 5 बजे इसको कॉल करूंगा। मतलब मैं शेड्यूल करता हूँ। मैं जो भी टास्क, मेरे जो भी लक्ष्य के लिए छोटे छोटे टास्क है, वो टास्क को, वो बातों को मैं लिख लेता हूँ और लिखने के बाद पूरे सप्ताह का कैलेंडर मेरी आंखों के सामने रखते हुए उसको लिखना शुरू करता हूँ कि भाई ये काम मैं मंगलवार को करूंगा, मुझे गवर्नमेंट के एक अधिकारी को मिलने जाना है, तो मैं सोमवार को अपॉइंटमेंट लूंगा और वो अपॉइंटमेंट मिलेगी तो मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, वो भी मैं उसमें लिखता हूँ। और सोमवार को अपॉइंटमेंट लूंगा और जब जब वो अपॉइंटमेंट मिलेगा उस हिसाब से मैं कैलेंडर में नोट कर लूंगा कि हाँ इस तारीख को मुझे इनसे मिलने जाना है। तो जितने भी पूरे दिन में जितने भी काम है जो मेरे लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए मुझे जरूरी लगते हैं, मेरे हर संबंध को मजबूत करने के लिए जरूरी है, तो मैंने वो सारे टास्क जो है वो लिख दिए। अब टास्क में लिख दिए, आठवाड़ी जो कैलेंडर है, वीकली कैलेंडर जो है उसमें हर एक दिन के टास्क के साथ जोड़ दिए। अब जैसे कि मैंने कई लोगों का कैलेंडर ऐसा देखा है कि वो बालों में तेल डालते हैं ना, तो वो भी वो डायरी में लिखते हैं कि मैं बुधवार को रात को बालों में तेल डालूंगा। इतना इतना परफेक्ट और छोटा छोटा प्लानिंग वो लोग करते हैं और फिर वो अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो होता क्या है कि अब मेरे सामने पूरे सप्ताह का कैलेंडर है। अब सप्ताह में बहुत सारे, जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कॉमन है कि रोज स्कूल में पढ़ाने जाना है, तो वो टाइम तो फिक्स होता है। फिर जो फिक्स होता है वो तो हम पहले कैलेंडर में रख देते हैं। उसके अलावा जो ऐसे लगते हैं कि ये काम मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है, भाई को समय देना है, या फिर मौसी से फोन पे बात करनी है, या फिर मेरे फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट लेने जाना है, या फिर मैं हमें परिवार के साथ कोई मूवी देखने जाना है, बाहर गांव जाना है। तो ये सब जब हम सप्ताह का कैलेंडर बनाते हैं, पूरे सप्ताह का सोम से लेके रविवार तक, और उसमें मैं जब टाइम के अनुसार लिखता हूँ, तो मेरे लिए वो हासिल करना आसान हो जाता है। पहुंची बात शिक्षक मित्रों? हेलो। यस सर।
ठीक है, धन्यवाद। तो सप्ताह का कैलेंडर बनाते हैं ना तो काम थोड़ा आसान होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? हम रोज के रोज काम करते हैं ना, जैसे कि हम क्या करते हैं कि रोज का डेली चेकलिस्ट बनाते हैं। तो डेली चेकलिस्ट में क्या होता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे 20 काम हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि वो 20 काम रात को जब बैठे तो देखा कि इसमें 10 हुए, तो फिर वो 10 वाले काम क्या हो गए, कैरी फॉरवर्ड हो गए कि भाई अगले दिन करेंगे। फिर उसमें उस दिन के काम जुड़ जाएंगे। फिर ऐसा रहता है। तो क्या होता है कि रोज का जो चेकलिस्ट हम बनाते हैं ना तो उसमें हम थकते रहते हैं कि अरे पूरा ही नहीं हो रहा है, समय इतना जा रहा है बट काम ही पूरा नहीं हो रहा है। बट मैं जब सप्ताह का कैलेंडर एक साथ बनाता हूँ ना तो मुझे पता होता है कि मुझे मंगलवार को कौन सा काम करना है, शुक्रवार को कौन सा काम करना है, रविवार को कौन सा काम करना है। तो मैं पूरे वीक का आयोजन एक ही बार में बैठते हुए कर सकता हूँ। और उसमें क्या होता है कि मैं मेरे पास पूरा सप्ताह होता है ना, तो मैं देख पाता हूँ कि मैं कोई काम को एक दिन आगे पीछे भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। बट आप रोज का जब काम करते हैं ना तो वो थकाने वाला होता है, हराने वाला होता है ना। और फिर क्या हम कहते हैं, अरे कमर दुख रही है, अरे टाइम ही नहीं मिल रहा है खुद के लिए, बहुत परेशान हूं मैं, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो शेड्यूलिंग हम इस तरह से करें तो हमारा हर दिन हमारे लिए अनुकूल रहेगा। तो स्वयं प्रबंधक बनने के लिए सबसे जरूरी अपनी भूमिका है, हर भूमिका का लक्ष्य, लक्ष्य तय करके उसके हिसाब से कामों की यादी, पहले काम टास्क है उसकी यादी बना के साप्ताहिक कैलेंडर में बांटें और फिर उसको हर दिन करते जाए। पहुंची मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। ठीक है, कर सकते हैं क्या? इसके लिए कोई सवाल है आप लोगों के? देखो ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ मॉडल है। धन्यवाद प्रभु जी। आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। आज क्या है, मैं सबके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन आज छोटी है इसलिए। हम्म। कोई सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं शिक्षक मित्रों। धन्यवाद इति जी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद राम राजा जी, है ना। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, हर एक भूमिका के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ये जो स्वयं प्रबंधक की ये जो साप्ताहिक कैलेंडर वाली जो स्थिति है ना वो हमें ज्यादा उपयोग हो सकती है। मैं आपको आपके हमारे ग्रुप में वो साप्ताहिक कैलेंडर का एक वो भी शेयर करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो और आप खुद वो साप्ताहिक कैलेंडर अपने लिए बना सकते हैं। बाजार में भी ऐसी डायरिया मिलती है जो साप्ताहिक कैलेंडर के हिसाब से आप अपना काम प्लान कर सकते हैं, है ना। ये क्या है, शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट धीरे धीरे आदत हो जाती है तो फिर हमारा माइंड भी उस तरह से सोचने लगता है और फिर हम उस तरह से प्रबंध करने लगते हैं। चलिए धन्यवाद। नीरज जी आगे की स्लाइड। हाँ, तो अब हम समय प्रबंधन का तरीका, ये मैंने आपको अभी जो हमने अभी जो तय किया वो हमारी भूमिका के लक्ष्यों के लिए बात की। ठीक है, अब जब समय प्रबंधन की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि भाई ताजमहल का जो सपना आया कि भाई ताजमहल ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ताजमहल आज सपना आया और कल बन गया। तो उसको समय लगता है, एक लंबा समय लगता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी तो एक लंबा समय लगा, उसके बाद वो तैयार हुई। पर हमें पता चल गया कि पहले फाउंडेशन में क्या रखना है, फाउंडेशन के ऊपर फिर फाउंडेशन कितना मजबूत रखना है, वो मजबूत करने के बाद उसके ऊपर किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर फिर मार्बल जो है वो कैसे लगाएंगे और कब लगाएंगे, कहाँ से लाएंगे, ठीक है, किस तरह के कारीगर होंगे, तो ये सब प्लान होता है और फिर उसके हिसाब से वो तैयार होता है। तो लंबा नजरिया होता है। तो समय प्रबंधन जो होता है उसमें हम किस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि हम अपनी बात करें कि भाई मान लो कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी का लक्ष्य क्या है। अच्छा, आप में से कोई अपना लक्ष्य शेयर कर सकता है चैट बॉक्स में, तो थोड़ा हो सकता है कि हम उस हिसाब से बात कर सके। तो शिक्षक मित्र बता सकता है भाई मेरा लक्ष्य क्या है, 2025 में मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ, 2027 में मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, 2030 में मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। आप में से किसी ने ऐसा सोचा है शिक्षक मित्रों? बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट टीचर, बहुत अच्छा अमन जी।
तो आपने जैसे ही ऐसा सोचा है कि गवर्नमेंट टीचर, तो गवर्नमेंट टीचर कब तक, तो वो साल भी तो हम आपने सोचा होगा कि कौन से साल तक, है ना? प्रभु सेन जी गवर्नमेंट टीचर, बहुत बढ़िया। कौन से साल तक? दो 2025 से 2026, बहुत बढ़िया। तो हमने ये तय कर लिया कि अगले 3 वर्ष सालों में मैं मतलब मेरी ये मध्यम अवधि की योजना है कि अगले 3 सालों में मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगा। अब गवर्नमेंट टीचर मैं बन गया अगले 3 सालों में, चलो मान लेते हैं, हम सबके लिए लेते हैं कि हम सब गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। तो मेरा अगले 3 महीने का, अगले 3 साल का लक्ष्य है। तो वो 3 साल के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे आज से क्या प्लान करना पड़ेगा? मेरा 2023 कैसा जाएगा? मेरा 2024 कैसा जाएगा? मैं 2023 में कौन से ऐसे काम करूंगा? किस तरह से तैयारी करूंगा? किस तरह से पढ़ाई करूंगा? कौन सी डिग्रियां हासिल करूंगा? जिससे 2025 और 26 में मैं जो लक्ष्य पाना चाहता हूँ उसका मैं प्लान कर सकूं, वो अच्छे से हासिल हो सके। तो मीडियम टर्म का वो गोल हो गया, है ना? रश्मि जी लिख रही है प्रोफेशन, बढ़िया। तो आपने जरूर आपने गवर्नमेंट टीचर या प्रोफेसर बनने के लिए वो कुछ डिग्री हासिल करनी होती है, उसके बारे में अभ्यास किया होगा। तो वो डिग्री कैसे, कहाँ से मिलेगी, कौन कहाँ मैं अप्लाई करूंगी, कितना समय लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा जो मैं मुझे पढ़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ाने की मैं तैयारी करूंगी, मतलब उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगी, वो विषय पसंद करूंगी, फिर उस हिसाब से इस तरह की कॉलेज में दाखिला लूंगी, वहां मैं पढ़ूंगी, फिर मैं पढ़ाने का भी सीखूंगी, है ना? और फिर मैं प्रोफेसर बनूंगी। तो हर एक, जैसे हमने पिछली बार स्मार्ट गोल देखा था, तो स्मार्ट में क्या होता है, टाइम बाउंड होता है। मतलब अभी आप जो जो बता रहे हैं वो मध्यम अवधि की योजना है, 2025 से 2026। तो इन सालों में आपको ये हासिल कर लेना है। तो जब आप ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो मेरी शुरुआत तो आज से ही होगी ना। ताजमहल मन में बन गया, अब उसको जमीन पे लाना है, तो मुझे वो रूपरेखा तो तैयार करनी पड़ेगी ना, कि भाई अगले 2 साल, पहले 2 साल क्या करूंगी। पढ़ाई के अलावा भी मुझे अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं टीचर बन गया, मैं प्रोफेसर बन गया, पर मैं कैसा टीचर बना, मैं कैसा प्रोफेसर बना, ये भी तो हमें सोचना है। मैं ऐसा टीचर बनूंगा कि मेरे छात्र जो आएंगे वो मुझे पूरी जिंदगी याद रखेंगे, या फिर मैं ऐसा टीचर बनूंगा कि छात्र मुझसे भागने लगेंगे, मुझे देखकर रास्ता बदल लेंगे, ठीक है, मेरा नाम रखेंगे, मुझे टीज करेंगे। तो मुझे तय करना है कि मैंने ये जो भी योजनाएं बनाई है, तो ये योजना अगले 1 साल के लिए है, अगले 3 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए है। तो वो योजना से मुझे अपनी सिक्योरिटी, सैलरी, सेफ्टी के साथ साथ और क्या देगा। और जब जब मैं शिक्षक बनने का प्लान करता हूं, तो मैं कैसा शिक्षक बनूंगा, मतलब वो भाव भी उसमें ऐड करना है। तो 10 सालों के बाद हो सकता है कि मैं 3 सालों के बाद टीचर हो गया, बट 10 सालों के बाद मैं उसी स्कूल में प्रिंसिपल हो जाऊं, या मैं कोई दूसरी स्कूल में प्रिंसिपल हो जाऊं, या फिर मुझे इतना अनुभव हो गया है कि मैं अपनी खुद की एक नई स्कूल खड़ी कर लूं। तो मुझे इस तरह से 10 साल के बाद मेरी अपनी खुद की एक स्कूल होगी, 3 साल में मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहूंगा, प्राइवेट स्कूल में टीचर रहूंगा। उससे पहले शॉर्ट टर्म में देखूंगा, कुछ समय के लिए, अगले 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, तैयार करूंगा। सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारे जो मटेरियल्स है, वो मैं जुटाऊंगा, उसको देखूंगा, समझूंगा, मन से तैयार करूंगा, और इसके हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा। बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? यस सर। सभी को पहुंच रही है? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। अमन जी का आया है, नंदिनी जी का आया है, बढ़िया। फिर इति जी धन्यवाद, प्रभु जी, फिर रुचि जी, आलिया जी, बढ़िया, राम राजा जी, धन्यवाद, धन्यवाद के आर सिंह जी। तो होता क्या है, अपने सपनों को क्या है, टुकड़ों में बांटना पड़ता है। तो 10 साल का अगर सपना है कि खुद की स्कूल या किसी स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर या उससे भी आगे, या फिर अपने हो सकता है कि आप में से आगे जाके कोई
कोई शिक्षा में पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है तो भी अच्छी बात है। तो आगे 10 साल का लक्ष्य ऐसा हो सकता है। मैंने देखा था पिछली बार किसी ने कुछ यही बात बताई थी हमारे ग्रुप में से, शायद राम राजा जी थे, कि जिनको ये काम करना था मानव सेवा का। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं किस तरह का काम करना हूँ, कितना बड़ा काम करना चाहता हूँ, और उसको फिर टुकड़ों में बांटना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप देख सकते हैं कि जब वनडे में इंडिया और हम 2011 का जो विश्व कप हुआ था जिसमें हम जीते थे इंडिया वाले, तो इंडिया और श्रीलंका का जो मैच हुआ था, तो जो स्कोर हुआ था वो स्कोर करीब 274 हुआ था, ऐसा था 274 या उससे उसके आसपास। तो आप देख सकते हैं कि वो स्कोर को पाने के लिए, या फिर जब हम देखते हैं कि 300 से ज्यादा रन का स्कोर हो गया है, तो ऐसा होता है कि टीम से पहले जाने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, पहले 5 और 10 ओवर में बरोबर छक्के चौके मारते हैं, टुकड़ों में बांट लेते हैं लक्ष्य को। तो पहले 10 ओवर में तो पिटना ही है, हो सकता है उसमें 1-2 विकेट भी चली जाए, बट माइंडसेट कैसा रहेगा, एकदम एग्रेसिव और पिटना है। फाउंडेशन तैयार हो जाए पहली 10 ओवर में, अगले 40 ओवर का। फिर 11 से लेके हम देखते हैं कि 35 या 40 ओवर तक वो 2-2 3-3 रन उस बीच में चौके छक्के, और ये करते करते वो 40 ओवर तक पहुंचते हैं, और साथ में विकेट भी बचानी होती है। तो सब उस तरह से प्लान होते होते लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो टुकड़ों में बंटते रहते हैं, और फिर आखिरी ओवरों में वो इस तरह से पिटाई भी करते हैं, इस तरह से वो खेलते हैं कि लक्ष्य जल्दी से जल्दी पास हो जाए। जितना लक्ष्य के करीब आते हैं उतना फिर वो अपनी विकेटों के हिसाब से स्पीड बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से प्लान होता है। तो हर एक लक्ष्य को अगर हम टुकड़ों में बांट लेते हैं ना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मध्यम टर्म और लॉन्ग टर्म, तो 10 साल के बाद मतलब 2030 तक। और आप देख सकते हैं, देखो अभी फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पक्ष का मैं वो नहीं हूं कि भाई ये पक्ष अच्छा है और ये पक्ष अच्छा है। बट अभी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बता रहे हैं, 2047 में भारत कैसा होगा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो 2047 में वो रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो बात की बात है, बट उन्होंने आज से 25 साल मतलब 100 साल, भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तो 2047 में 2047 में भारत कैसा होगा उसका प्लानिंग वो आज से कर रहे हैं, और उसके लिए वो सारी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। और वो सब टुकड़ों में बांटते हुए सब चल रहा है कि भाई रोड भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी भी आ जाएगी, सोलर एनर्जी भी आ जाएगी, और किस तरह से आएगी, ठीक है, लोगों को रोजगार भी मिले, ठीक है, लोगों को राशन भी मिले, सब सब अपनी अपने हिसाब से टुकड़ों टुकड़ों में बांटते बांटते वो योजना वो बना रहे हैं, और उसके ऊपर वो बात कर रहे थे बजट में, मैंने ऐसा देखा। तो होता क्या है कि हम अपने लॉन्ग टर्म के लक्ष्य को आज छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू करेंगे, तो हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करने के लिए आज शॉर्ट टर्म के कार्य को लेके हमें शुरुआत करनी है। क्या समझ में आया शिक्षक मित्रों? अगर कौन बताएगा? सर अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें आगे चल के कुछ अच्छा बनना है, या अगर किसी को गवर्नमेंट टीचर बनना है या किसी को प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए हमें अभी से मतलब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और देखो उसमें ये भी है कि हाँ बोलिए प्रभु जी। जी सर, अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो जो भी प्रयास करना है उनको एक अलग अलग निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए टुकड़ों में प्रयास करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे करके हम अपने लक्ष्य को पा सकें। एग्जैक्टली, तो वो टुकड़े आगे जाकर मिलकर बड़ा हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रभु जी, बड़ा हो जाएंगे। जी सर, एग्जैक्टली। पर वो प्लान आज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2030 में अपने आप हो जाएगा, ऊपर से कृष्ण भगवान आएंगे धरती पे और फिर मेरे माथे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे जा बेटा अब आज से तू टीचर है, आज से तू प्रोफेसर है। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। हमें ही खुद प्लान करना पड़ेगा, उसमें पूरी कायनात जो है, पूरा जो कुदरत है वो हमें सपोर्ट करता है, बट प्लान तो हमें ही करना पड़ता है, ठीक है, और उसको टुकड़ों में बांटना पड़ता है।
चलिए बढ़िया, तो मेरी बात पहुंची है, अच्छी बात है। रश्मि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रोफेसर के लिए? रश्मि जी। जी सर। हाँ। जैसा कि आपने बताया है कि मतलब पहले तो समय प्रबंधन, तो जब तक समय का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे, तब तक ना ही हम टीचर बन सकते, ना ही प्रोफेसर बन सकते। क्योंकि अगर हमने टाइम को मैनेज नहीं किया तो ना ही हम उस रूटीन से पढ़ाई कर पाएंगे, ना ही अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जब तक टाइम को मैनेज करते हैं तब तक तो सब चीज परफेक्ट चलती है, लेकिन अगर जब अपन टाइम को मैनेज करके नहीं चलते हैं तो थोड़ा सा परेशानी जाती है, हर चीज में परेशानी जाती है। जैसे कि अभी स्कूल का ही ले लो, तो स्कूल पढ़ाने भी जाते हैं और अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो एक आध काम छूट ही जाता है। तो सबसे पहले अपन को टाइम को मैनेज करके चलना चाहिए, जिससे कि अगर हम आज मैनेज करेंगे तो कल जाके अगर मैं प्रोफेसर बन भी गई क्या, बनने की फुल प्रयास करेंगे। आप तो मन से बन गए हो ना, मन से बन गए हो तो आप बनने वाले हो। जी सर। तो तो उसके लिए भी सर मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खुद को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हम जाके स्टूडेंट को मैनेज नहीं करवा सकते। आज स्कूल के छोटे स्टूडेंट को करवा पाएंगे, जब जाके आगे जाके उन बच्चों को कॉलेज में बच्चों को बता पाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेज करके चलना है और किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और अगर आज हमने कुछ कर लिया तो कल जाके हम उन बच्चों को 50 बच्चों को पढ़ाएंगे तो 50 में 15 बच्चों को कुछ हासिल करवा पाएंगे। तो सर बहुत सबसे अच्छा। पहले अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत है, जो कि आपने बहुत सही। बताया। बढ़िया। जी और देखो ऐसा होता है, हम अपना खुद का भी जब घर बनाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि देखो पहले क्या होता है, वो जमीन होती है, जमीन तो पूरी ऐसे ही खाली होती है, फिर उसमें गड्ढे करते हैं, गड्ढे करके फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो उसमें पहले समय जाता है, और फाउंडेशन जितना मजबूत होता है उतना ऊपर वो टिकना लंबे समय के लिए सही हो जाता है। तो वो फाउंडेशन मजबूत करना मतलब, जब हम प्लान करते हैं तो पहले इस तरह से तैयारी करें कि वो जो हम बने हैं वो आने वाले कई सालों के लिए हो। और जब हम शिक्षक बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, या शिक्षक बनने का हमारा सपना है, प्रोफेसर बनने का सपना है, तो हमें साथ में ये भी सोचना है कि हम कैसे बनेंगे। पद तो मिल जाएगा, बट वो कैसा होगा, कैसा व्यक्तित्व होगा हमारा, किस तरह से दुनिया में याद रखेंगे, कितने छात्रों के जीवन में हम बदलाव लाएंगे, क्या उनकी जिंदगी में हम कुछ नया दे पाएंगे, जिससे वो पूरे समय के लिए अपनी जिंदगी में याद करें कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ने को मिला था और मेरा पूरा जीवन बदल दिया। ये जरूरी है, और जैन शिक्षा समृद्धि यही लक्ष्य लेके चलता है कि हम छात्रों के दिल में एक ऐसी उम्मीद पैदा करें कि हाँ उनका कुछ वजूद है, वो इस धरती पे कुछ करने के लिए आए हैं, और उनमें वो बल है, वो एहसास हम करवा पाए। नीरज जी, आगे की स्लाइड। जी सर, एक क्वेश्चन और करना था सर। जैसे हाँ। कि हम तो अपने टाइम को हम्म। मैनेज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में टाइम मैनेज के लिए कैसे लाए? जैसे कि अभी इतना अच्छे से बोर्ड नहीं है, लेकिन 5th और 8th बोर्ड है, लेकिन बच्चों के हम्म। माइंड में ये चीज नहीं आती कि बोर्ड है। उन्हें अभी भी लगता है कि चलो हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वो हाँ। टाइम को मतलब मैनेज करके नहीं चलते, पढ़ाई को मतलब हल्के में लेते हैं कि अरे हो गया। तो सर हाँ। उनके लिए नहीं, क्या करना चाहिए? उनको टाइम मैनेज बहुत कैसे अच्छा, करें? बहुत अच्छा रश्मि जी, ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने पूछा। अब आप देखो कि इसको कैसे करना है। देखो अभी अगली स्लाइड जो समय प्रबंधन की है ना, उसमें जी आप सर। देख पा रहे हैं कि एक वीकली प्लानर शेयर किया गया है। जी सर। ठीक है, सब साप्ताहिक प्लानर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक 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 जो तास है, एक जो पीरियड है ना, उसमें आप वार्ड के ऊपर पूरे सप्ताह का कैलेंडर बनाइए। जी सर। ठीक है, और वो हाँ सर। सप्ताह का कैलेंडर बनाते हुए आप छात्रों के साथ मिलके, है ना, हाँ। हाँ सर। हाँ सर। वैसे स्कूल स्कूल के आपका स्कूल का जो एडमिन एडमिन हॉल होता है ना, जी सर। ऑफिस में, तो उसमें तो आपका टाइम टेबल रेडी होता है कि भाई कौन से लेक्चर मुझे करवाने हैं, कौन सी बात पढ़ानी है। ठीक है, हाँ पर सर। छात्रों को वो पता नहीं होती है कि आप कौन सा क्या करने वाले हैं, जी सर। है ना। तो जी। आप ऐसा करके एक बार उनको अपना साप्ताहिक कैलेंडर बना के उनके साथ शेयर करें, उनकी आंखों के सामने। देखो, मंडे को है ना, मैं ये करने वाली, ठीक है, फिर हाँ ट्यूसडे को सर। मुझे ये करवाना है, थर्सडे को मुझे ये करना कराना है। अब होता क्या है, जब आप उनको ये सब शेयर करेंगे ना, तो आप ये बताएंगे कि ट्यूसडे को मैं जो करने वाली हूँ ना, तो मंडे को शाम को घर पे मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, इसलिए मैं उसका टाइम देखती हूँ कि मंडे को शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मैं कल पढ़ाने वाली बातों की तैयारी करूँ।
अब शिक्षक जब ऐसा अपने छात्रों के साथ करते हैं ना, तो छात्र भी देखते हैं कि हाँ, जो शिक्षक अगर, क्योंकि शिक्षक के लिए नया दिन पढ़ाना वो भी उनके लिए तो एक एग्जाम है ही ना, तो वो एग्जाम की तैयारी वो अगले दिन शाम को कर लेते हैं और फिर वो दूसरे दिन आके क्लास में पढ़ाते हैं। अब आप इस तरह से अपना कैलेंडर उनके साथ शेयर करेंगे, तो उनको ये पता चलेगा कि हाँ, ये पूरा सप्ताह का प्लान करते हैं। ठीक है? अब उनको फिर अपनी रुचि के हिसाब से खेलने का समय क्या होगा, पढ़ाई का समय क्या होगा, अगले दिन क्लास में क्या चलने वाला है, उसकी तैयारी मैं कैसे कर लूँगा। आप ऐसा एक साप्ताहिक कैलेंडर अगर उनके सामने बना के, छात्रों की उम्र का भी ध्यान रखना है, पर उनके दिमाग में ये जब हम डालेंगे ना, तो उनको ये क्लियर होगा कि हाँ, मैं अपने कार्यों का प्लान कर सकता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई का प्लान कर सकता हूँ। पहुँच रही है मेरी बात? जी सर जी। राइट? हाँ आप सर। ऐसा एक प्रयोग, है ना? देखो आप प्रयोग करेंगे ना, तो विद्यार्थी भी उसमें रस लेंगे। हाँ ठीक सर। है? मैं एक साप्ताहिक कैलेंडर का एक जो फॉर्मेट है ना, वो मैं बनाकर ग्रुप में शेयर करूँगा कि साप्ताहिक कैलेंडर में क्या-क्या बातें हो सकती है, कौन-कौन सी। ठीक है? जी सर। जी सर। राइट? हाँ, और किसी को कुछ सवाल है इसके लिए? बहुत अच्छा किया रश्मि जी आपने ये सवाल पूछा। छात्र क्या चाहते हैं पता है? कि उनके सामने कोई उदाहरण रूप बने, कोई उनके सामने आचरण करके दिखाए, तो फिर वो है ना तैयार हो जाते हैं। फिर हम उसका सैटरडे को रिव्यू रख सकते हैं, इस तरह से। चलिए, मेरी बात पहुँच रही है? हुँ। सभी शिक्षक मित्र मेरे साथ हैं? यस सर। ठीक है। अ, ध धन्यवाद नंदिनी जी। अ अ नीरज जी, मुझे समय बताना, मैं थोड़ा शिक्षक मित्रों मुझे आपसे भी जानना है, मैं क्या थोड़ा समय ले सकता हूँ? क्योंकि हमारा थोड़ा-सा लेट शुरू हुआ था, इसके लिए। मेरे अभी 9 बज गए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं आगे की स्लाइड लूँ, उससे पहले मैं शिक्षक मित्रों की एक बार मंजूरी ले लूँ। धन्यवाद नंदिनी जी। बाकी सारे शिक्षक मित्र भी अपनी बात रखें। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद अमन जी। हुँ। नीरज जी, कितने शिक्षक मित्र अभी जुड़े हुए हैं? चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, चलिए। तो 21वीं सदी में समय बचाने के उपाय, तो पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। अब कई सारे काम होते हैं ना ऐसे कि जो हमें करने में थोड़ा कठिन लगता है और फिर क्या लगता है कि ये बाद में करेंगे, कठिन है तो बाद में करेंगे। तो समय कैसे बचता है? जो डिफिकल्ट है ना उसको पहला करें। अगर डिफिकल्ट पहले हो जाएगा ना, तो बाकी काम करने में और आसानी हो जाएगी। आप आसान काम पहले कर लेंगे, तो क्या होगा कि फिर बाद में डिफिकल्ट रहेगा ना, अरे यार! इसमें तो अभी और बहुत समय लगेगा, चलो छोड़ो इसको बाद में करते हैं। तो फिर वो बाद-बाद में वो फैल जाता है और फिर वो पूरा नहीं होता है। तो कठिन जो काम है ना, आप जो भी कामों की लिस्ट बनाते हैं, उसमें देख लीजिए कि कठिन कौन-सा है, उसको पहले करना है। दूसरा, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। है ना? तो मोबाइल जो है उस उ उसका उसका जो डिज़ाइन है वो क्या है? वो डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि इंसानों की जीने का आसान हो, इंसानों का जीना आसान। अगर मोबाइल ने इंसानों के जीने आसान नहीं बनाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोबाइल के हम गुलाम हैं। मोबाइल, है ना? मोबाइल को हमें गुलाम बनाना है, बट हो जाता ऐसा है कि अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, तो हम गुलाम हो जाते हैं। टीवी का भी ऐसा है। देखो टीवी पे क्या होता है कि जो भी सीरियल आती है ना वो निश्चित समय पे आती है। तो हम क्या करते हैं, अपना सारा काम बरोबर करके उसी समय टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि टीवी हमें चलाता है, हम टीवी को नहीं चलाते। सही है? तो जो भी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हम उपयोग करते हैं, तो वो इस तरह से हो कि जिसका उपयोग हो, मतलब हमारे लक्ष्य के लिए उपयोग हो। तो मोबाइल का हम अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करते हैं तो वो विवेकपूर्ण है। बट मोबाइल का उपयोग टाइम पास के लिए करते हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। ठीक है?
फिर काम के घंटे कम करें, मतलब समय कैसे बचा सकते हैं। तो काम के घंटे कम कैसे हो सकता है कि भाई मैं उसमें कोई क्रिएटिव काम कर सकता हूँ, या फिर एक ही काम बार बार करना होता है तो क्या मैं उसका फॉर्मेट रेडी रख सकता हूँ, ताकि मुझे हर बार ये फॉर्मेट बनाना नहीं पड़े। और ये सब हम करते ही है, पर इसके बारे में सोचना जरूरी है कि मैं उस तरह से कामों का डिजाइन करूं कि जिससे मेरा समय बचे। और समय जब बचेगा तो वो समय का उपयोग मैं कहीं और दे सकता हूँ। छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है। जैसे कि अब जैसे आज मेरे लिए आज ये सीख रही कि हर बार सिस्टम बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, आज अचानक काम के समय पे ही सिस्टम ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इसलिए मैं आज मोबाइल से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। हमारे पास विकल्प उपलब्ध था तो अच्छी बात है, बट विकल्प उपलब्ध नहीं होता तो चैलेंज आ सकती थी। पर हम अपने काम के घंटे जरूर करें, एक ही काम एक ही बार में करें, वो भी बहुत जरूरी है। समझने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है कि मन काम एक करता है और दिशाएं 4 दिशा में दौड़ता है। तो फोकस होते हुए एक ही काम पहले पता है, और ऐसा होता है कि जैसे ही एक काम पताते हैं ना, तो वो काम करने का संतोष होता है, और जैसे ही संतोष होता है फिर दूसरा काम हम हाथ में अच्छे से ले सकते हैं। पर एक काम 4 काम एक साथ करते हैं ना, तो हम कहीं नहीं पहुंचते। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हर बार जो भी काम हाथ में ले वो एक ही बार में करें, ठीक है। लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताए। रचनात्मक समय मतलब क्या, सीखना है, लोगों में क्या क्या अच्छी क्वालिटी है वो देखना है, कुछ मिलके क्रिएटिव सृजन करना है, सर्जन करना है। मैं अभी देख रहा हूँ कि मीनाक्षी मैडम के जितने भी सेमिनार हो रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और आप बहुत अच्छे से नई नई बातें क्लासरूम में करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसको क्रिएटिवली ग्रुप में रखते हैं। और होता क्या है, जब आप ग्रुप में रखते हैं दूसरा भी पढ़ता है, वो भी क्रिएटिवली सोचता है, फिर वो भी उसका उपयोग करता है। तो ये एक दूसरे के लिए पूरक रहता है, और ये करने में भी हमें मजा आता है ना। जैसे कि आप लोगों ने इतने पद्मश्री हुए तो उसमें से इतने इतने लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर कर ग्रुप में रखा, कई लोगों ने पढ़ी होगी तो कई लोगों की जानकारी बढ़ी। तो रचनात्मक समय जब हम बिताते हैं ना, तो हमारा अ, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमें अपने काम में रुचि भी बढ़ती है, और हम ताजगी महसूस करते हैं जब हम रचनात्मक काम करते हैं। तो इसके लिए ये ध्यान में रखना है। अभी मैं अपनी बात बताऊं, मुझे कॉलेज में अभी उनके छात्रों को नाटक करने का एक काम मिला है, तो मैं अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो काम करने का ही एक अलग आनंद है, उसकी खुशी ही अलग है, क्योंकि उसमें रचनात्मकता है, लोगों की अलग अलग सोच, उनकी एक्टिंग, ये सब देखना पड़ता है, तो बहुत आनंद आता है। तो हमें जिसमें रुचि हो उस तरह के रचनात्मक कार्यों में हम समय बिताएं, ताकि हम ताजगी महसूस कर सकते हैं। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों का स्वीकार करें, बहुत जबरदस्त बात है। आप सबको पता है, हमने भी शेयर किया था, या फिर कि हम लोग पिछले साल एवरेस्ट बेस कैंप गए थे। तो हुआ ये था कि उसकी तैयारी के लिए हमें रोज 10, 12, 15 किलोमीटर चलना होता है। तो उस समय तो इतनी चलने की आदत नहीं थी, तो मैंने जब शुरू किया तो 1-2 किलोमीटर चलते हुए मैं थक जाता था। पर फिर मन से तय करके सुबह 5:30, 5 बजे उठ के चलना शुरू किया, और धीरे-धीरे मैं कहाँ 12-15 किलोमीटर चल लेता था, मुझे पता नहीं चलता था। और जिस दिन जैसे-जैसे ये होता था ना, मेरा आत्मविश्वास, मेरी इच्छा शक्ति और प्रबल हो रही। तो अपने आप को चुनौतियों देने वाला काम करना है, और चुनौतियाँ जैसे ही हासिल करते हैं ना, हम अपने मनोबल को और तैयार करते हैं, मजबूत बनाते हैं। समय बचाने वाली चीज़ों को सीखते और स्वीकार करते रहें। बहुत बढ़िया। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि समय कहाँ बच सकता है। एक तो मोबाइल का उपयोग कैसे टाल सकते हैं, कम से कम कैसे मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हमारे वहाँ जो पेरेंट्स आते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे सवाल लेके आते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता रहता है, और हम चाहते हैं कि वो छोड़ दे। बट वो ये नहीं समझते हैं कि वो आपको देख के ही ये सीखा है। तो हमने उनको क्या सुझाव दिया कि आप परिवार के सारे लोग इकट्ठा बैठ के मोबाइल पॉलिसी तैयार करें, कि घर के सारे सदस्य जो है वो मोबाइल का उपयोग कैसे करेंगे, और उसके लिए एक निश्चित टाइम तय करें। और ऐसा प्रयोग आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह करें, और फिर आप थोड़ा-सा बदलाव देखें कि ऐसा इससे बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बदलाव आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करें, या फिर उसको और उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं वो थोड़ा सोच के करें। पर आपको एक्शन खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं, हमें ही सीखना पड़ता है कि बच्चों को सिखाने के लिए हम किस तरह से उनके सामने आचरण करें और उसका स्वीकार करें। तो समय हमारा भी बचता है, बच्चों का भी बचता है।
हम सब कुछ सिलेबस और वो सब तो तैयार होते ही है, हम प्रवृत्तियां भी पहले से तैयार रखें और प्रवृत्तियों के बारे में सोच के ही क्लास में जाए, तो वो उस समय समझाने में भी हमें आसानी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने जीवन से भी देख सकते हैं। और 21वीं सदी में ऐसा है ना कि ये, वैसे हम कहते हैं कि ये बहुत फास्ट युग है, तो फास्ट युग में समय बचाना भी इतना महत्वपूर्ण है। और हम अपने अंदर रचनात्मकताएं लाते रहेंगे तो वो ताजगी भी बनती रहती है, नया सीखना भी होता रहता है और हमारा आत्मविश्वास भी प्रबल रहता है। तो ये चीजों को हमें ध्यान में रखना है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? हेलो, जी सर। चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। बढ़िया, धन्यवाद दीप्ति जी, यमन जी। और धन्यवाद राम राजा जी, प्रभु जी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे नीरज जी, है ना? तो नियत कार्य में आपके लिए ग्रुप में शेयर करूंगा। आपको अभी आपको सोच के रखना है कि 2035, 2040, 2047, अगर इतना लंबा हम सोच सकते हैं अगले 25 साल का, तो 2047 में अपने आप को क्या देख सकते हैं? हम 2000 मतलब 2022 है ना, तो अगले 10 साल का सोचे कि 2032 में खुद को क्या देखते हैं। ठीक है, फिर मध्यम अवधि का गोल क्या रहेगा और शॉर्ट टर्म का क्या रहेगा, तो वो एक हमें सोचना है नियत कार्य में, और वो हमें ग्रुप में रखना है। और कैसे कैसे उसके टास्क हो सकते हैं वो हमें रखना है। और साप्ताहिक कैलेंडर जो मैं बना के ग्रुप में रखूंगा, उसको आपको अपने हिसाब से बना के फॉलो करना है। अपना अपना साप्ताहिक कैलेंडर हम खुद बनाएंगे। क्लासरूम में भी हम छात्रों के साथ उसको शेयर करेंगे और छात्रों के साथ मिलकर भी उसमें क्लास की प्रवृत्तियों के हिसाब से उसको बनाएंगे कि भाई किस दिन कहानी कहनी है, किस दिन प्रवृत्त एक्टिविटीज करनी है, किस दिन बाहर खेलने जाना है, किस दिन पेड़ के नीचे पढ़ेंगे। ये सब हम उसमें प्लान करके रख सकते हैं। तो मैं एक मॉडल बना के ग्रुप में रखूंगा। मैं फिर से एक बार माफी इसलिए चाहूंगा क्योंकि आज समय थोड़ा शुरुआत में कट गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से, बट फिर भी आप सबने अभी तक पार्टिसिपेट किया, अच्छे से इसमें बात रखी, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अभी भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वो सवाल के बाद मैं नीरज जी को बताऊंगा, इनवाइट करूंगा कि वो सत्र का संचालन अपने हाथ में करे और वंदना के साथ समाप्ति के लिए आगे बढ़े। कोई सवाल है तो? जी बिल्कुल सर, अभी जिस किसी भी शिक्षक शिक्षणार्थी का कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, तो वह जरूर अपने आप के लिए अनम्यूट करके जरूर पूछें। ये मंच आपका है। आप अ, आपकी क्वेश्चन की आंसर हम इस मंच के माध्यम से जरूर देंगे और हमें अच्छा लगेगा अगर आप अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम समझ सकते हैं कि समय अपनी गति से चल रहा है, ज़्यादा हो चुका है, तो हमें भी उस बात का खेद है, लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि आप इस मंच के माध्यम से अपनी जिज्ञासा हमारे बीच शेयर करेंगे। तो हाँ, आज का अगर सेशन कैसा रहा उसके बारे में भी बता सकते हैं। सेशन का कोई फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं आप। और कोई सवाल है तो वो भी दे सकते हैं। जी, नंदिनी जी। जैसा कि सर ने कहा है कि आज की सेशन आपको कैसा लगा है, तो वो भी आप अनम्यूट करके इस मंच से बता सकते हैं। निखालसता से। जी सर, हमें लगता है कि शायद सभी की जिज्ञासाओं का समाधान हो चुका है, या जो भी उनके क्वेश्चन होंगे वह किसी न किसी माध्यम से जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और पुनः एक बार प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के हम इस प्रशिक्षण सत्र को
समाप्त करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिने हरि और ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो, भक्तिभाव से प्रेत हूँ यह क्षेत्र उसी में लीन रहो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इसी महावंदना के वाचन के साथ हम आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि।